सबसे यशस्वी, कीर्तिमान, धाकड़, प्रखर वक्ता और कविराज की उपाधि से नवाजे गए डॉक्टर कुमार विश्वास मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और ये अपने खेत में मौजूद हैं इस वक्त, फार्म हाउस में। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी। उम्मीद है कि मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया होगा। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस वक्त लोग सड़कों पर मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अस्पताल में भर्ती होने का संघर्ष था, दवाएं और इंजेक्शन नहीं मिल रही थी, उस वक्त आप आगे आए और आपने असंख्य लोगों की सहायता की और वो सहायता आज भी आपने जारी कर रखी है। तो मैं 24 करोड़ लोगों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि ये किस क्षण आपको लगा कि मेरे प्रदेश में, मेरे राज्य में, मेरे भाई बहनों के साथ, मेरी माताओं बहनों के साथ ये क्या हो रहा है और मुझे आगे आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही। वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको प्रेरित किया? एक तो पहली बात तो यह है कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश तो प्राथमिक रूप से है ही, बाकी भी लगभग 8 राज्यों में मतलब मदद पहुंचाने की कोशिश है। जैसे राजस्थान में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आ रही है और हिमाचल के भी कुछ हिस्सों में समस्या आ रही है, लेकिन उत्तराखंड में ठीक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में तो खैर लगभग बहुत सारे जिले, लगभग सारे जिलों में अपने साथी काम कर रहे हैं। महाराजगंज में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में, अमेठी में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में, देवरिया में, बहराइच में, बाराबंकी में, सब जगह कोविड केयर सेंटर्स खुले। ब्रजेश, जब ये आपदा शुरू हुई पिछली बार, तो एक भारतीय सामान्य नागरिक की तरह मैंने जो टैक्स चुकाते हैं, जो हम लोग देते हैं, और संयोग से सौभाग्य से माँ हिंदी की कृपा है कि वो छोटा मोटा नहीं होता है, वो भी काफी बड़ी मात्रा में होता है, करोड़ों की संख्या में होता है। तो मुझे लगता था कि मैंने टैक्स के पैसे दे दिए, मैंने 33% इनकम टैक्स दे दिया, मैंने जो काम किया उस पर 18% जीएसटी दे दी, जो बचा हुआ पैसा मुझे मेरा 49%, उसमें से भी मैंने जो खरीदा उसमें से भी टैक्स दे दिया, माचिस खरीदी उसमें भी टैक्स दे दिया। तो मुझे लगा कि मेरी ओर से कर्तव्य की इतिश्री हो गई, एक नागरिक को यही करना चाहिए। फिर आपदा आई तो मुझे लगा ये बड़ी आपदा है, तो लोगों ने कहा कि भाई इस आपदा में कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि प्रधानमंत्री जो सहायता कोष है नया बनाया आपदा को, उसमें कुछ दीजिए। तो जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके दूसरे दिन ही मैंने 5 लाख रुपए का चेक, जो मुझे लगा इस समय दे देना चाहिए, वो दिया। हम लोगों ने फूड पैकेट्स तैयार करे, कच्चे खाने का सामान तैयार करा। जहां मैं रहता हूँ वसुंधरा में, वहां आसपास जो बिल्डर्स हैं, जो इन प्रवासियों को छोड़ गए थे यूं 1000-1000 रुपए बांट के, वो सब सड़कों पे दिखने लगे तो बड़ा अंदर से बेचैनी हुई। तो सैकड़ों की संख्या में बोरे तैयार करे जिसमें 1-2 महीने, 1.5 महीने का सामान हो। फिर आपदा का समय बीत गया, भारत नॉर्मल होने लगा और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि दूसरी लहर आएगी। ब्रिटेन देख रहा था, यूरोप देख रहा था। मुझे लगा कि अब तो बहुत ज्यादा तैयारी हो गई। पहली बार अचानक आई थी, पता नहीं चला। कोई अचानक कोई आता तो पता नहीं चला। वो व्हाट्सएप या जो ज्ञान आता है ना कि 5 आदमियों के मकान में 100 आदमी चाय पीने आ गए, हालांकि वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब तैयारी करनी होगी। तो मैं बड़ा निश्चिंत सा था कि हो जाएगा। लेकिन ब्रजेश, जैसे ही आपदा शुरू हुई, साहित्यकार, कवि, परिचित, जो मेरा एक विस्तृत परिवार है, मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा हूं, लेकिन संयोग से चूंकि आप जैसे मित्र हैं और तमाम देश भर में जानकारियां हैं और लोग बाग स्नेह करते हैं, आदर भी देते हैं, थोड़ा स्पेस भी देते हैं, तो सबने मेरी ओर देखना शुरू किया। मौसी के लड़के की कॉल आ रही है, इसकी कॉल आ रही है, भैया अस्पताल दिलाओ, भैया दवा दिलाओ, भैया वो फेबिफ्लू दिलाओ, रेमडेसिविर दिलाओ। तो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज के घोड़े खोलने शुरू करे। लखनऊ में मैंने मुकेश बहादुर को फोन कर लिया, कि ब्रजेश पाठक को फोन कर लिया, कानपुर में मैंने किसी और को फोन कर लिया, अलीगढ़ में किसी और को फोन कर लिया, होता रहा। फिर 48-72 घंटे बाद मुझे दिखाई दिया ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर शो। फिर मुझे लगा कि ये तो गलत बात है, जो मुझे जानते हैं केवल उनकी सहायता हो रही है। ये लोगों की तकलीफ का कितना बड़ा फ्लो था आपके पास? ये तो मतलब आप देखिए, इसे बांध नहीं सकते हैं। मैं समझता था ब्रजेश, इस देश में 135 करोड़ के देश में अगर आप परसेप्शन की लड़ाई जीत लें, लोग आपकी इज्जत करने लगे कि अच्छा आदमी है, बेईमान नहीं है, धोखेबाज नहीं है, राजनीति का पिपासू नहीं है सत्ता का, तो फिर आप काफी काम करा लेते हैं, लोग इज्जत करते हैं। लेकिन मैंने पहली बार खुद को बेबस देखा, मैंने लोगों को मर जाने दिया जैसा देखा। मुझे लोग कॉल करते रहे कि बिस्तर दिला दो, बिस्तर दिला दो। मैं पर आप जैसे प्रभावशाली लोग कैसे बेबस हो गए? क्या समस्या बहुत विकराल थी? इतनी ज्यादा थी कि आप कितना किसी को यूज करेंगे,
कैलाश अस्पताल के मालिक डॉक्टर महेश को आप कितना प्रयोग करेंगे? आप दिन में 10 आदमी जमा करा देते हैं। आप शांति गोपाल के डॉक्टर गोयल को कितना प्रयोग करेंगे? आप डॉक्टर गुलेरिया को कितना फोन करेंगे? और इतना ज्यादा ओवरफ्लो था कि आप उसे संभाल नहीं सकते थे, और है अभी भी, गांव में तो अभी भी है। लेकिन वो आप समझिए कि 18 तारीख से लेके और वो जो 10 तारीख तक का था, ये जो 25 दिन थे, ये नरक जैसे थे। रात को नींद नहीं आती थी, 2-3 बजे तक। जैसे मैं आपको एक सामान्य बात बताता हूं, हमारे एक कवि हैं, बड़े लोकप्रिय कवि हैं, बड़े सुपरिचित कवि हैं, और संयोग से दक्षिणपंथियों के बड़े मानद कवि हैं, डॉक्टर वागीश दिनकर, एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उनके पिताजी हमारे, जिन्हें हम ताऊ जी कहते थे, वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री रहे। मुरली मनोहर जोशी उनके पैर छूते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी उनका आदर करते थे। देश के सारे बड़े नेता उनका आदर करते थे। आज जो भाजपा में है और जो सत्ता में अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं, आचार्य रामनाथ सुमन, उनके समधी 60 साल के थे। वो हापुड़ में उनकी तबियत खराब होनी शुरू हुई। उन्होंने रात 12 बजे मुझे फोन किया, और ब्रजेश में 12 बजे से लगा रहा, इसको जगाऊं, उसको जगाऊं, उसको जगाऊं। अंत में अगले दिन 11 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता रहा। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लव ने मेरे को कहा कि भाई साहब, एक आईसीयू बेड का इंतजाम हो गया है और आप फोर्टिस भेजिए उनको। मैंने जैसे ही उनको फोन किया तो वहां से तो रोने की आवाज आ रही थी, और उन्होंने कहा साहब वो सर्वाइव नहीं कर पाए। आप सोचिए कि मेरे लिए कितना, मतलब लाइफ टाइम एक मेरे माथे पे दाग है कि मैं एक अपने परिवार की, और इतने प्यारे कवि और इतने परिचित कवि के परिवार में ये त्रासदी हो गई। वो बिटिया मेरी भतीजी जैसी है, मैं उसे कैसे फेस करूंगा जब कोरोना साफ हो जाएगा कि चाचा एक छोटा सा काम बोला था आपको कि अस्पताल का बेड दिला दो, वो नहीं आप दिला पाए। लेकिन फिर मैं सोचता था कि जिनको दिला दिया वो बच रहे हैं, फिर कोशिश करते थे, फिर रोते थे, अब भी परेशान होते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। तो एक ऐसे युद्ध के बीच में हमारे अभिभावक हमें छोड़कर भाग गए, जिसका हम बच्चों को अभ्यास नहीं था, हिंदुस्तानियों को अभ्यास नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि ये होगा। और ये किसी एक सरकार का नहीं है प्रदेश। आप चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत देखे जाते हैं, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, ये हर जगह का है। जिस तरह की नंगई राजनीति की हुई, ऑक्सीजन के ठीकरे जैसे फोड़े गए। ये ऑक्सीजन आज भी तो आई है, अब मुझे बताइए तब नहीं आ सकती थी क्या? ये रेलें जो चली हैं तब नहीं चल सकती थी क्या? ये जो टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी है, सरकार को नहीं बनानी चाहिए थी क्या? यार आप टैक्स ले रहे हो, आप बैठे हो, आपको चुना है, आपके नारे लगाए, आप पे लाठियां खाई हैं, आपके लिए गाली खाई है आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके कार्यकर्ता मर गए, आपके कार्यकर्ता कॉल करते रहे आपको और आपने फोन नहीं उठाया। और कुमार विश्वास कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? मैं कौन हूं? मुझसे एक डीएम ने कॉल करके कह दिया था, जब मैंने उसको ज्यादा प्रेशराइज किया एक बच्ची के अस्पताल के लिए और दवा के लिए, कि कौन हो आप? सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, क्या हो? और फिर भी मैंने उस अस्पताल में उस लड़की का इलाज कराया और उसे बचा लिया। मैं कौन हूं जब मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं ये कर पा रहा हूं? तो भाई साहब, आप तो 3-3 बार के विधायक हो, आप तो 4-4 बार के सांसद हो, आपने तो करोड़ों करोड़ कमा लिया है, आपके तो रिश्तेदारों के पेट्रोल पंप है, आपके तो कॉलेज के कॉलेज हैं, आप तो मेडिकल कॉलेजों के मालिक हो। अरे खोल देते कॉलेज अपने, खोल देते घर, जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं कार्यकर्ताओं के लिए, बिछा देते बिस्तर जैसे मैंने बिछाए हैं आज। देखिए आप इंदौर में जाके, मूडी छोटा सा गांव है, कैसे वहां बिस्तर बिछा के आइसोलेशन सेंटर बच्चों ने बनाया है। कंघी, साबुन, टूथपेस्ट नया, बाल्टी, डब्बा। आज मैंने ट्वीट करा, मेरे ट्विटर पे जो जाके देखे उसका फोटो, मेरी आंख भराई उन बच्चों का काम देख के। छोटा सा कवि है वहां, अमन अक्षर, गीत गाता है राम के, हमारा बच्चा है, हमने तैयार करा, उसका नाम मैंने रखा है अक्षर। मैंने कहा बेटा जुटो। जी सर जुटते हैं, और जुट गए और खुल रहे हैं सेंटर। तो आपका अनुभव क्या कहता है डॉक्टर साहब कि ये छोटा दिल दिखाया राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने, और सरकारें सिर्फ राजनीति करती रही, लोगों को मदद समय पर नहीं मिली, जिसके कारण हम बहुत लोगों को बचा सकते थे जिनको हमने खो दिया? देखो, बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, हां निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आपके जो लोग हैं आपके जीवन में, उनकी पहचान विपत्ति काल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। तो अगर राजनीति मित्र है, अगर सरकार मित्र है जनता की, तो उसको खड़ा तो हो जाना चाहिए था। मुझे कलेजे पे हाथ रख के बताओ ब्रजेश, जो आज भारत समाचार देख रहे हो, जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, कलेजे पे हाथ रख के बताओ, तुम्हारे विधायकों ने तुम्हारे फोन उठाए कि नहीं उठाए? तुम्हारे सांसदों ने तुम्हारे फोन उठाए कि नहीं उठाए? या कोई पूछने आया कि नहीं आया? और अब जैसे जैसे कोरोना कम होगा, मैं भी चेतावनी दे रहा हूं, ये सब 4 केले के थैले लेके खड़े मिलेंगे अस्पतालों के बाहर। ये शुरू हो गए हैं, एक और केला ये लेके फोटो खिंचवाएंगे। भैया पहुंचे, भैया जी ने अपना विधानसभा क्षेत्र संभाला, भैया वहां दिखे, असली जनसेवक भैया की जय। चिमटू भी लग जाएंगे, चमचे भी लग जाएंगे। अभी तक आपने डाका डाला था जेबों पर, अभी तक आपने डाका डाला था हमारे भाईचारों पर, इस बार तो आपने हमारी जान पर डाका डाला। और आपसे क्या मांग रहे थे? आपसे कोई उसका बैंकॉक का टिकट मांग रही थी जनता? आपसे क्या आपके लुटियंस के बंगले मांग रहे थे?
आपके सचिवालय की फ्लोर मांग रही थी जनता, ऑक्सीजन मांग रही थी भाई, बहुत सामान्य काम है। मैंने देखा और कि उसमें भी तमाम लोग कंसंट्रेटर्स ऑक्सीजन के लिए आपने- आपको गिड़गिड़ाते रहे और आप किसी तरह प्रबंध करने में कामयाब रहे, और बहुत ही नामी गिरामी लोग तक गिड़गिड़ाते मैंने देखे। नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं मैत्री धर्म निभाता हूं। इसी उत्तर प्रदेश के अनेक विधायक, अनेक मंत्री और केंद्र के कई पार्टियों के सांसदों ने मुझे कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण मैं ट्वीट नहीं कर सकता, अब ये करवा देंगे क्या? मैंने कहा करा दूंगा। एक 2 बार के सांसद हैं, भैया आपकी भाभी जी को प्लाज्मा की जरूरत है, लोग कह रहे हैं कि आप दिला देते हैं। भाई मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं, सामान्य आदमी। मैंने अपने प्रशंसकों से कलेजा बड़ा करके दिल खोल के कहा, भैया तुम बीमार हुए तो आगे आओ, जरा प्लाज्मा दो। अपने ऑफिस के 20 लड़के लगाए, डेटा शीट तैयार कराई, उनके सामने उनके ब्लड ग्रुप रखे और किस किस जगह चाहिए। मैंने अपने बच्चों को तुरंत भेजा कि यार ये सांसद जी की पत्नी बीमार है, तुरंत 2 घंटे के अंदर लड़के पहुंचे, वहां प्लाज्मा देके आए। आज भाभी जी स्वस्थ है। ये किस प्रकार यार की आपने प्रवृत्ति है कमाया डॉक्टर क्या? साहब? ये प्रवृत्ति किस प्रकार की है और ये हमें और हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रही है? मैं आजकल ब्रजेश सोच रहा हूं, और मैं कई दिन से कल भी एक इंटरव्यू में था, मैं लल्लन टॉप पे, मैं चाहता हूं मैं क्रोध ना करूं। मेरे करो पिताजी क्रोध, जब साथ तक रहते क्रोध हैं। नहीं करोगे तब तक समाधान नहीं होगा, और संकट से नहीं, समाधान की तरफ बढ़िए डॉक्टर साहब। ब्रजेश क्या है कि ना, वो हम तो दिनकर के वंशज हैं, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे, हम अरिका रोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, संचित है प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये कहने वाले हैं। आपके मन लेकिन की अब एक- पीड़ा का मैंने एहसास किया है ना, उस दौरान आपकी व्यथा को मैंने समझा है, आपके संदेशों को मैंने पढ़ा है, मैं उस अब पीड़ा आपके का एहसास पत्रकार कर देखे सकता हूं जो मैंने, आपने झेला है। लखनऊ के पत्रकार नहीं बच पाए भाई, कितने अच्छे अच्छे पत्रकार थे। वो महिला जो गई, कितनी शालीन महिला, अस्पताल नहीं मिल पाया। और आप मुझसे कल कोई कह रहा था जी अब शायद जनता स्वास्थ्य पर बात करेगी, शिक्षा पे। नहीं करेगी साहब, नहीं करेगी। हमने आज अमेठी में लगाए हैं अपने कोविड केयर सेंटर, और भी लगाएंगे हम, फिर भी नहीं जनता करेगी, फिर भी जमानत जब्त करेगी, हम जानते हैं। कल को लड़ा दीजिए हमें, फिर हमारी जमानत जब्त कर देगी, क्योंकि जनता को फिर ये वहीं ले आएंगे। इस्लाम खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, ये गाय गोबर मंदिर मस्जिद फला तू मैं तेरी ऑक्सीजन मेरी ऑक्सीजन। और जनता आपके चैनल्स में इसी तरह की बहस देख देख के कंफ्यूज हो के फिर कहती रहेगी कि ठीक है यार, इस बार दलित को जिता दो, महादलित को जिता दो, अगड़े को जिता दो, पिछड़े को जिता दो, ब्राह्मण को जिता दो। और फिर इनको पता है ये बात, ब्रजेश, दे नो इट बेटर। मैंने जिसके साथ काम किया उसको पता थी, वो मुझसे कहता था और मैं मूर्ख था। उसने मुझसे कहा सर जी ऐसे वैसे चुनाव नहीं जीते था, क्या बेवकूफी की बात करते हो, सबसे ज्यादा काम तो शीला दीक्षित ने करा था, चुनाव हार गई। काम वाम तो अफसर करते रहते हैं, IAS करते रहते हैं। ये आप स्थिति तो आपको राजनीति देखो कितना बॉस। पीड़ा देती है, कितना आपको बेचैन करती है, क्योंकि उस बेबसी और लाचारी को आपने बड़े करीब से महसूस किया डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत बेचैन करती है, सोने नहीं देती है। मैंने जीवन में इतने फोन कभी नहीं उठाए। मेरा तो फोन मेरे मैनेजर्स के पास रहता, मेरे पास फोन ही नहीं रहता था। मेरा क्या मतलब फोन से? एक आदमी फोन कर रहा है मुझे लखनऊ से, कानपुर से, कि अब प्रोग्राम कराना है लायंस क्लब में, रोटरी क्लब में, मेरा क्या मतलब उससे? वो मैनेजर पैसे तय करेगा, मेरा ट्रैवल तय करेगा, मुझे रुकाना तय करेगा, मैं कविता पढ़ूंगा केवल, उसमें से उसकी सैलरी जाएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सिंगल कॉल पे फोन उठाता हूं। हाँ भैया क्या हुआ? फोन बजता है तो दिल धड़कता है, कुछ हो तो नहीं गया हो। मेरे पिताजी सुबह को जगते हैं और मैं सबसे पहले उनके पैर छूने जाता हूं, और हल्का सा मुझे चेहरे पे शंका दिखती है, 84 साल के, तो मैं पूछता हूँ जी सब ठीक? भैया क्या ठीक है, फला का बच्चा चला गया, अब बताओ वो फला आदमी हमसे उम्र में छोटा है, हमारा शिष्य रहा है, कैसे कलेजे पे पत्थर रख के सहेगा? भैया फोन करूंगा, अभी तो हिम्मत नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद, यश कमाने के बाद अपने पिता को सुख दूं, लेकिन उन्होंने भी मुझे जितने रेफरेंसेस भेजे मैं सबकी मदद नहीं कर पाया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इतने लेट आए, कस्टम में प्रॉब्लम आती रही, मैं कॉल करता रहा विदेश में लोगों को कि यार भेज दो, ऐसा हो गया है, सब वैसा हो गया, पड़े रहे, फिर पहुंचे नहीं। अभी भी तो आ गए लोगों ने 500 250 खरीद के लोगों के मुंह पे लगा दिए। मेरे ही कई दोस्त मुंह पे लगाए हुए लेटे हुए हैं, 2 नंबर पे चल रहा है, 3 नंबर पे चल रहा है, बाढ़ में चल रहा है, 94 में चल रहा है, डॉक्टर कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, घर पे रखिएगा, ठीक हो जाएंगे। और अब ये फंगस का प्रॉब्लम है। तैयारी नहीं थी क्या? पहले दिन पता नहीं चला था क्या? इंजेक्शन ही नहीं लेकिन- उपलब्ध है डॉक्टर साहब। लेकिन ब्रजेश, आप तो पत्रकार हैं, सवाल उठाना आपका काम है, और संयोग से बहुत कम लोग उठा रहे हैं। मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आप उठा पा रहे हैं, सवालों को उठाते हैं। इसमें बहुत रिस्क भी रहता है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हर तरह की रहती है, फाइनेंशियल भी रहती है, अपयश की भी रहती है, जनहानि की भी रहती है, पर आप लोग लगातार करते हैं। और अभी तो मैंने देखा कि आपके क्रू पे बाकायदा हमला भी हुआ। कुछ लोग उठा रहे हैं, ठीक है, बट हम जैसे लोग जो सड़क पे खड़े काम कर रहे हैं, हम सवाल उठाने में अगर समय बिता देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसलिए मैं तो केवल ये देखता हूँ रात की कॉन्फ्रेंस कॉल में, भैया कितने गांवों की आई, कितने तक पहुंचा पाएंगे, वहां तक अच्छा, पहुंचा पा रहे आपने हैं। तकरीबन अब 350 गांवों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाई लोगों को।
आइसोलेशन सेंटर्स तैयार कराए, इक्विप्ड आइसोलेशन सेंटर्स बनवाएं। आप बताइए, आपके पास भी गांव वगैरह से काफ़ी खबरें आ रही होंगी, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में गांव, ग्रामीण गांव मजरा और पूर्वा के क्या हालात हैं और आपको किस प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं वहां से? एक तो मैं भारत समाचार के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि ये रोज शाम को जो आप ट्विटर पर, फेसबुक पर जो डेटा देखते हो कि इतने केस हैं और इतने केस नहीं है, इसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए या इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए आप, क्योंकि गांव की तो काउंटिंग ही नहीं है। मैं रजिस्टर रखवा रहा हूं, मैं सरकारों को चुनौती देता हूं कि मैं जिन जिन गांव में रजिस्टर रखवा रहा हूं, मेरे रजिस्टर चेक कर लें और देख लें कि मैंने वहां कोविड केयर किट बांटी है, लोग ठीक हुए हैं, लेकिन उनका टेस्ट हुआ ही नहीं और उनमें से बहुत से लोग मरे भी हैं। आज आप मेरा ट्विटर, मैं आपके दर्शकों से कहता हूं वो ज्वाइन करके देखें, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये लिखते हैं जी मेरे गांव में 10 आदमी मर गए, जी 12 आदमी मर गए कुमार साहब, और बीमार हैं, क्या सेंटर खुलवा देंगे क्या? हम कहते हैं कि शाम तक डिटेल दीजिए, कल तक सेंटर खुल जाएगा। तो वो जो 12 मर गए उनकी तो काउंटिंग ही नहीं है, तो जो लोग बीमार हैं उनकी काउंटिंग ही नहीं है। तो जो आप कर सकते हैं वो काम सरकार क्यों नहीं कर सकती है? क्या प्रॉब्लम? कर सकती है, लेकिन सरकार को पता है ना कि ऐसा करने से उसकी हार जीत पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों करेगी? दिमाग खराब है सरकार का। लुटियंस खाली हो गया है, लुटियंस के लोगों ने अपनी बहुएं, अपने बच्चे, अपनी बेटियां विदेश भेजती हैं, पूरा लुटियंस खाली है। लोगों को पता है, पत्रकारों को कॉल करिए ब्रजेश, पता चल जाएगा आपको किस किस की कोठी में कौन नहीं है। उनको पता है कि ऐसे ही मतदाता है, ऐसे ही काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, किसी किसी गांव में किसी किसी जगह पे मदद नहीं पहुंचा पाते, तो मैंने देखा है कि जो मतदाता है, जो मदद मांगने वाला, वो मुझको गाली बकरा होता है। आज ही मैंने देखा राजस्थान में, आपको क्यों कहता है? गाली बकरा था, क्यों दे रहा है? राजस्थान का एक आदमी गाली बकरा था। अब मैं राजस्थान में 4 दिन से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वहां ट्रेवल ही नहीं है, वहां ट्रेवल हो ही नहीं पा रहा है, गाड़ी चल नहीं पा रही है। मैंने जयपुर में सेंटर बनाया है, वहां तक दवा भेज सकता हूं, पास की व्यवस्था करवाना बड़ा मुश्किल है, और उसको मुझे हनुमानगढ़ दवा भिजवानी है, उसको मुझे पिसांगन दवा भिजवानी है, तो कैसे जाएगी? वो मुझसे ट्विटर पर गाली बकरा है। आपका अनुभव क्या कहता है डॉक्टर साहब कि क्या इस गंभीर जानलेवा चूक के बाद सरकारों ने कोई सबक लिया, समाज ने कुछ सीखा, या फिर ये पानी था बह गया, वापस हालात उसी तरह हो गए जैसे पहले थे? और आपने व्यक्तिगत तौर पर क्या सीख ली? मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे सीख ली कि जिन लोगों ने पैसे कमाए थे, जिन लोगों ने ताकत कमाई थी, जो ये कहते थे ताकत हमारे पास है, मैंने उन्हें निरीह देखा। जिन लोगों ने परसेप्शन कमाया था, जिन्होंने आत्मबल कमाया था, मैंने उन्हें सबल देखा। कैसे? थोड़ा बताइए दर्शकों को। मुझसे चैनल के लोग पूछते हैं कि आपको कैसे बेड मिल रहे थे, आपको कैसे बेड मिल रहा है, आपको कैसे आईसीयू मिल रहा है? परसेप्शन पे मिल रहा है। मैंने रीच आउट किया, मैंने लड़कों की टीम लगाई, फोन करो अस्पतालों को, कहो उनके ऑफिस से बोल रहा हूं, आपके ऑक्सीजन का बेड खाली है क्या? वो कहते थे कि 3 मरीज सुबह खाली होंगे, स्वस्थ हो गए हैं, 10 बजे निकलेंगे। ठीक है साहब, हम आपको 3 मरीज दे रहे हैं, इनका नाम लिख रहे हैं, इनको दे देंगे क्या बेड? 3 को तो नहीं दे पाएंगे, 1 को दे देंगे। फिर उस मरीज से कहते थे तुरंत चले जाओ, वहां फला डॉक्टर साहब से बात हुई है, काउंटर पे इससे बात हुई है, अमित से, जाना तुरंत, कहना उनके ऑफिस से आया हूं, और तुरंत वो देंगे। 1 आदमी जमा हो गया, तसल्ली हो गई, बच्चों ने खुश कहा 1 केस सॉल्व, हमारे ग्रुप में लिख दिया गया, बहुत अच्छा। फिर दूसरा चलो, फिर तीसरा चलो, शाम तक चलो 40-50। ये सरकारें नहीं कर सकती। पर जब सबको बेड नहीं मिल पा रहे थे तो कैसे डॉक्टर कुमार विश्वास को मिल रहे थे? इसी तरह मिल रहे थे, इसी तरह मिल रहे थे कि मैं फोन कर रहा था अस्पतालों के मालिकों को, डॉक्टर्स को, और मेरे यहाँ की टीम जो थी, 40 बच्चों की टीम, जिनमें 20 तो डेटा कलेक्ट करती थी और बची हुई 20 जो है वो बंदे को कंफर्म करने के बाद जोड़ती थी, उसके साथ फॉलोअप लेती थी। 40 लोग अगर मैंने लगाए तो विधायक जी नहीं लगा सकते थे चिंटुओं को? भैया आए हैं, भैया गए हैं, भैया जिंदाबाद, युवा हृदय सम्राट और क्षेत्र के मसीहा, इनको लगा देते जिनको सारा गांव गांव तो डॉक्टर साहब सबके पास बड़ा पॉलिटिकल नेटवर्क है, कोई पन्ना प्रमुख, कोई साइकिल प्रमुख, कोई हाथी प्रमुख, कोई पंजा प्रमुख, ये लोग क्यों नहीं कर पाए? क्या ये सिर्फ इलेक्शन की मशीन है? मेरा कहना यह है कि 2 चुनाव हमने भी लड़वाए, हम भी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे। जब आप अपने बूथ एजेंट से ये कहते हो कि एक भी वोट बेटा जाने ही नहीं चाहिए, तो पार्टी के अध्यक्षों ने अपने लोगों से ये क्यों नहीं कही? किसी भी पार्टी, उत्तर प्रदेश में मैं सारी पार्टियों से कह रहा हूं, 3-4 प्रमुख पार्टियों से कह रहा हूं, इनके अध्यक्षों ने अपने कार्यकर्ताओं से ये क्यों नहीं कही बेटा रिपोर्ट लूंगा, तेरी गली में अगर एक भी आदमी ऐसा बीमार पड़ा जो मेरे माथे आई बात के देखो आदमी मर गया तो देख लेना बेटा, लग जाता कार्यकर्ता। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी गांव बचाने हैं, तो फार्मूला दे रहा हूं, विपक्ष के लोग सुन रहे हो, समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस के, तो वो भी सुने, और भाजपा वालों तुम भी सुनो। हर विधानसभा पर 10 आदमी टिकट मांगने वाले हैं ब्रजेश। समाजवादी में 10 मांगते हैं, भाजपा में 15 मांगते हैं, बसपा में आजकल कम मांगते हैं 5, और कांग्रेस में भी 2-4 तो मांगते ही हैं। जो टिकट मांगते हैं उनको टारगेट दे दो कि अगले 1 महीने में डेली 10 लोगों तक सहायता पहुंचाओगे।
और मुझे रिपोर्ट करोगे। आप लगा के देख लीजिए कितने हो गए। एक दिन में कम से कम 40 से 50 हजार लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग सहायता पहुंचा देंगे। और कह दीजिए जिसका रिपोर्ट अच्छा होगा उसको टिकट में मैं इतने नंबर दूंगा। मैं कह रहा हूं बहन जी से, हमारे पड़ोस की है, मेरी बड़ी बहन है, मैं निवेदन कर रहा हूं, करें। अखिलेश तेजस्वी और युवा है, नेता है, उनका भविष्य आगे तक है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, मैं करें। स्वतंत्र देव हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे प्रशंसक हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं वो करें। और कांग्रेस में जो सज्जन है, मैं उनसे परिचय मेरा नहीं है, जो भी अध्यक्ष है, पर प्रियंका जी के माध्यम से मैं उनसे कह रहा हूं वो करें। कल से उतरे, 24 घंटे का समय दें। जैसे मेरी टीम गांव गांव जा रही है, मेरे बच्चे गांव गांव जा रहे हैं, केवल प्रशंसक है मेरे। तो कुमार विश्वास तो टिकट भी नहीं दिला सकता, कुमार विश्वास तो ठेका नहीं दिला सकता खरंजा लगाने का। नहीं, पर आप इस वक्त तो दिला सकते हो, लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं टिकट, पर मेरे कहने पे अगर बच्चे कर रहे हैं, अगर कार्यकर्ता कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं, तो भाई साहब आप तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, आप तो टिकट में रिकमेंडेशन करोगे, आपके कहने पर तो कार्यकर्ता दौड़ जाएगा। तो क्या गांव ग्रामीण के हालात वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं डॉक्टर विश्वास? मतलब देखिए क्या है कि वो भोले लोग हैं बेचारे, वो रो भी नहीं पा रहे। ट्विटर पर जो रो रहा है वो तो दिख रहा है, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे पिता को बचा लीजिए, केवल भाई बचाओ उसे बचा लीजिए, उसकी पुकार दिख रही है। उनकी तो दिख भी नहीं रही है, वो तो बस यही समझ के मानने के साथ बुखार आया, जुकाम आया, साहब मर गए साहब। मतलब छोटे छोटे गांव के शमशान जो है वो खाली नहीं हो रहे हैं। एक एक दिन में 5-5, 6-6 शव जलाने का गांव वालों को अभ्यास नहीं है। आप तो अगर गांवों के पास रहे हो ब्रजेश, मुझे पता नहीं आप गांव में कितना रहे, मैं तो गांव में ही हूं अभी भी। एक गांव में एक मौत हो जाती है, पूरा इलाका गांव का सन्नाटे में आ जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार। वो ब्रजराज जी का बेटा पोता मर गया, अरे जवान लड़का, अरे राम राम राम, पूरा गांव ऐसा सन्नाटे में रहता है। 3-4 दिन बाद सामान्य होता है। और आज हालत यह है कि गांव में एक जलता है दूसरा आता है, एक जलता है दूसरा आता है, और कोई देखने को तैयार नहीं। मैंने तो देवरिया के गांव की डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिखाई, देवरिया के गांव की रिपोर्ट दिखाई, वहां एक दिन में 6 लोगों की 13वीं थी, वो भी एक छोटा सा पूर्वा था। एक दिन में 6 लोगों की 13वीं एक पूर्वे में, कल्पना कर सकते हैं। मैंने अभी देवरिया के गांव में लगाने शुरू किए हैं कि कोविड केयर सेंटर, 10-20 लग भी गए हैं और भी लगेंगे आगे। हर जगह ये हाल है भाई, केवल देवरिया नहीं, लगभग हर जगह ये हाल है। और चूंकि वहां तक प्रेस नहीं पहुंचती, चूंकि वहां तक ट्विटर नहीं है लोगों के पास इतना ज्यादा, उनको पता नहीं है कि चिड़िया पे क्या होता है। फेसबुक पे थोड़ा बहुत वो लिखते लिखाते हैं, उनमें भी बहुत ऐसे लड़के जो शहरों में रहते हैं जिन्हें मिलता रहता है थोड़ा सा, तो बहुत बुरा हाल है और उसकी तरफ ध्यान नहीं है। व्यवस्था ने सोच लिया है कि ठीक है, आंकड़े हैं, देख लेंगे लास्ट में कितने पता चले कितने नहीं पता चले। तो आपका ये अभियान अभी कब तक जारी रहेगा और आगे की क्या योजना है आपके पास? मैं तो पुल हूँ, सेतु हूँ, मैं तो पत्थर हूँ। जब तक इधर से सामान आता रहेगा, मेरी औकात है, जब तक मैं देता रहूंगा, पहुंचाता रहूंगा। कुछ लोग किट भिजवा रहे हैं, कुछ लोग सैनिटाइजर भिजवा रहे हैं, कुछ लोग कुछ और भिजवा रहे हैं। मेरे ट्विटर पे डीएम करके और फेसबुक पे लिख के हम जो बचता है उसे हम डाल देते हैं कि भी पैरासीटामोल तो मिल गई, अब ये आइवरमेक्टिन नहीं मिली है तो खरीद के डाल दो बेटा हर किट में, और डाल देते हैं। लखनऊ में कुछ लोग डाल देते हैं। हमारी एक बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची है अपर्णा, सद्भावना समिति चलाती है, वो कर रही है, वो लगी हुई है, वो लोगों से उधर का पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र देख रही है और सारे साथी देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं, पंकज प्रसून देख रहा है, राजेंद्र प्रियांशु देख रहा है, ये हमारा लड़का जो वो है अभय, ये देख रहा है, अभय सिंह निर्भीक, ये सब बच्चे लगे हुए हैं। जब तक गांव पुकारता रहेगा ब्रजेश, तब तक करते रहेंगे। और बहुत सामान्य है भाई, बहुत सामान्य, कोई भी कर सकता है। जो जनवासा होता है ना, वहां 4 खाट मांग के बिछा लीजिए, गांव में खाना अपने आप मिल जाता है, खाने का सामान। एक कोविड केयर किट बनाइए जिसमें एम्स द्वारा प्रस्तावित 10 दिन की दवाइयों के पैकेट रख दीजिए, साथ में 4 N94 मास्क रख दीजिए, 2 सैनिटाइजर की बोतल रख दीजिए, 2 ग्लव्स रख दीजिए, एक गार्गल करने के लिए कोई बेटाडिन रख दीजिए, एक कोई कफ सिरप रख दीजिए, और एक ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर, साथ में एक 2 पन्ने का पर्चा रख दीजिए, कौन सी दवा कब लेनी है, कैसा करने पे क्या करना है। इतना तो कोई भी कर सकता है। पर इसके लिए तो जो सरकार ने गांव-गांव अस्पताल खोल रखे हैं, वो तो ढह गई हैं बिल्डिंगें। अभी हम दिखा रहे थे आपके हाथरस और आपके गाजियाबाद मेरठ तक की तस्वीर हमने दिखाई, हापुड़ की दिखाई। देखिए, उनका मैं दोष नहीं मानता। आप मुझे कहेंगे आप कितना ही कह लें, आप पत्रकार हैं और आप जो है वो आक्रोशित पत्रकारों में हैं उत्तर प्रदेश के। आप मुझे कितना ही कह लें, मैं सरकारों को, राजनेताओं को दोष नहीं दूंगा। वो सफल है, वो तेज है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको लगता हो कि इस रास्ते से जाने से घर जो है शॉर्टकट पहुंचता है, जल्दी पहुंच जाता हूं बुलेटिन निपटा के जी, तो आप उस रास्ते से जाएंगे या जो दूसरा रास्ता लंबा चौड़ा है उससे जाएंगे? जो छोटा रास्ता है जिससे आराम से पहुंचेंगे, आप उससे चले जाएंगे, घर जल्दी पहुंचना है।
तो उनको पता है कि स्वास्थ्य केंद्र बनवा के, शिक्षा की बात करके, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करके, राष्ट्रवाद के मूल तत्व पर बात करके वोट नहीं मिलेगी। वोट मिलेगी यादव पर, पिछड़े पर, अगड़े पर, दलित पर, ब्राह्मण पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, गाय पर, गोबर पर। हिंदुत्व खतरे में है, इस्लाम खतरे में, वोट इस पर मिलेगी। तो क्या ये सही वक्त है कि जनता को अब जाग जाना चाहिए, कम से कम अब तो? कैसे जागेगी बताइए, क्या कर लेगी जनता? जनता फिर बेवकूफ बनेगी और फिर बैठ के गालियां देखिए, कोई भ्रम नहीं है, हमको कोई भ्रम नहीं है। मैं बात कर रहा था अपने एक मित्र से, वो भी आजकल बहुत सेवा में लगा हुआ, बड़ा नाम है उसका, नाम लेना ठीक नहीं है। वो मुझसे कह रहा था कि आपको क्या लगता है भाई साहब की जनता जागरूक होगी, नेताओं से जवाब मांगेगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगेगी। अगर जनता जागरूक होती तो चौराहे पर इन जनप्रतिनिधियों के गिरेबान पकड़े जाते। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। इनसे लोग पूछते कि काय बात का विधायक, काय बात का तू पार्षद, काय बात का सांसद, कहां था? मेरा पोता मरा, मेरी मां मरी, मेरा भाई मरा, कहां था तू? तो ये होगा नहीं, और उन्हें ये बात पता है। बहुत तेज लोग हैं वो, हम लोग मूर्ख हैं। आप चिल्लाते रहिए, आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहिए। कुमार विश्वास के वेब सीरीज पढ़ी है, 2 लिखनी है, एडवांस आया हुआ है, नहीं लिख रहा हूं। कर्ण एक फिल्म बनने, ये वासु भगनानी बना रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई साहब दूसरा ड्राफ्ट कब तक दे देंगे? मैं उन्हें रोज गोली देता हूं, 1 हफ्ते में दे दूंगा, 2 हफ्ते में दे दूंगा, बैठूंगा, बताऊंगा, करूंगा। वाणी प्रकाशन की किताब पढ़ी है, जॉन एलिया के 2 संग्रह संपादित करने हैं, नहीं दे पा रहा हूं। मुझे पता है कि इन सबको कर लूंगा तो 4-5 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन मैं मूर्ख, बेवकूफ, राजनीति न समझने वाला गधा, दोस्तों द्वारा चला गया एक कमजोर आदमी, अपने पैसे लगा के। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा काम कर लें तो आपके कमाए हुए पैसे हम लोग के काम आए। ये नहीं, काम अब कहां से करूंगा बताइए ना, कैसे काम करूंगा? पुकार आएगी कि साहब यहां भेज दीजिए, 12 आदमी मर गए हैं, साहब यहां भेज दीजिए, ऐसा हो गया, तो क्या करूंगा? काम कैसे कर? अब वो वाली क्या है ना, अनुभूतियां व्यथाएं कविता लिखा गई, पीढ़ी का दर्द गजल का मिसरा कहा गई, चिंता तो मुझे भी थी बहुत मुल्क के लिए, पर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। तो मैं उन महानायकों की तरह तो हूं नहीं कि तेल भी बेचना है और फटी बिवाई की क्रीम भी बेचनी है, ना मैं उन भारत रत्नों की तरह हूं जो इन्वर्टर बेचना है जिन्हें, चाइना का। तो मैं तो एक किसान जो परिवर्तित होकर अध्यापक हो गया था, एक मास्टर साहब का बेटा हूं, असफल आदमी हूं, सब मानते हैं, बहुत सारे लोगों के दिलों में आप राज करते हैं, आप बेहद सफल आदमी हैं, और आप शाम को बैठकर मुस्कुरा तो सकते हैं, तसल्ली तो कर सकते हैं कि आपने लोगों की जान बचाई है। आप नायक बनकर उभरे हैं डॉक्टर साहब, आपको कतई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहद सफल और सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले कवि के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं, और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, उसके लिए बहुत आभार, और मैं उसका प्रतिदान लौटाने की कोशिश भी करता हूं ब्रजेश। पर मुझे काफी कष्ट होता है, मुझे काफी दुख होता है कि ये लोग इतने बेशर्म कोई कैसे हो सकता है। और इसमें मुझे क्या है कि दुख इसलिए ज्यादा होता है कि मैंने ये करके देख लिया है। कुछ लोगों ने करके नहीं देखा है, वो घर पे बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होते। इतना भावुक कभी नहीं देखा आज के पहले। हाँ, मतलब मैंने जिनको देखा था कि जिनके अंदर मानवीय मूल्य थे, मैंने उनको बदलते हुए देखा। मतलब मुझे काफी दुख है कि वो लोग बीमार पड़े, मुझे काफी दुख है कि उनकी पत्नी बीमार पड़ी, मुझे काफी दुख है कि वो खुद बीमार पड़े, उनके मंत्री बीमार पड़े। पर मुझे उनकी बेशर्मी पे लानत है कि वो 700-800 करोड़ मीडिया में फेंकने के बाद थोबड़ा दिखाते हैं केरल के अखबारों में, और बीवी बीमार होती है तो उसे गुड़गांव मेदांता भेजते हैं। अपने अस्पतालों के डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, अपने आईसीयू पर भरोसा नहीं है जिसमें इंफेक्शन है, पता है कि वहां लोग मरते हैं, पता है। तो इसलिए मुझे उनकी बेशर्मी पे मुझे लगता है, इनके बच्चे नहीं पूछते होंगे। मेरी बेटी तो इंस्टाग्राम पे है, वो लगातार यही पोस्ट करती रहती है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ये चाहिए, और वो मुझे अपराध बोध से घेर देती है, पापा प्लीज करा दीजिए, पापा प्लीज करा दीजिए, पापा वो बेचारा आदमी उसने मुझे मैसेज करा है, पता नहीं किसने कहीं से उसका अकाउंट ढूंढ लिया अग्रता का, तो उसको लोग लिखे जा रहे हैं। तो इनके बच्चे इनको रात को नहीं कहते होंगे कि पापा आप मुख्यमंत्री हो, पापा आप प्रधानमंत्री हो, पापा आप गृह मंत्री हो, पापा आप फला मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो। तो अगर ऐसा कहते तो ये दिखते ब्रजेश, ये रोते दिखते, ये कष्ट में दिखते, और इनका एक्शन दिखता। हमसे लोग कहते हैं, हमारे पीछे ट्रॉल छोड़ देते हैं, फोटो क्यों चिपका रहे हो? अबे इसलिए चिपका रहे हैं ताकि जनता को पता रहे, वरना ये हमारे पे भी कह देंगे कि हमने भेजा था। ये तो इतने नालायक हैं। आपको ट्रोल भी कराया जाता है जबकि आप जनता की मदद कर रहे हैं? हाँ, करते हैं। आप देख लीजिए मेरे ट्विटर के नीचे 100 गालियां रोज होंगी, रोज मिलेंगी आपको।
और मैं तर्क कितने बढ़िया बढ़िया होंगे उनके, अपना फोटो को चिपकाया, 300 गांवों से क्या हो जाएगा, भारत में 5.5 लाख गांव है। बताया ना मैंने कि आज एक आदमी मुझे गाली बक रहा था कि आपको 2 दिन से कह रहा हूं आपका कोविड केयर सेंटर मेरे यहां नहीं खुला। बताइए आप, वो सांसद से नहीं पूछ रहा, दुख होता है। मेरे तो एक, अब पूर्णिया में कहीं नहीं खुला तो एक ने मुझे लिख दिया बिहार वालों उनका बहिष्कार कर देना, तो मैंने, मेरे एक बच्चे ने उसको लिख के भेजा कि भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं कि आपने 3 बार सांसद चुना इनको पूर्णिया से और ये पूर्णिया में सेंटर नहीं खुलवा पाए, हम कोशिश करते हैं। तो मैं तो ऐसी जगह पर खड़ा, एक शेर मैं आपको सुनाता हूं जी ब्रजेश। प्लीज। मेरे अजीज मेरी बात मानते ही नहीं। आपने कहा कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको लोग बहुत चाहते हैं। मेरे अजीज मेरी बात मानते ही नहीं, मैं इस जहान में सरदार बेकबीला हूं। तो आई एम ए लीडर विदाउट एन आर्मी। वाह। मैं एक सेनापति हूं बिना सेना का। और ऐसे सेनापति कैसा का सरदार उत्तर उसका प्रदेश कबीला के है। 24 करोड़ लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी क्षमता, आपकी विद्वता, आपकी वाणी और आपके कार्य करने की क्षमता ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश को बहुत गौरवान्वित किया है, प्रभावित किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी सामाजिक सेवा इस विपत्ति काल में की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जी जुड़े हुए थे। मैं उनका बहुत आभार